morning students. Today we start biochemistry chapter number first, biomolecules. First of all, biomolecules होते क्या हैं? ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। वो मेनली क्या क्या एलिमेंट्स की बनी होती है ह्यूमन बॉडी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दैट कंबाइन टू फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स। वो ने जुड़ के क्या बनाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं कौन कौन से? मेजर बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। डीएनए, आरएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर से बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स लिपिड हमारे फैटी हो गया, फैटी एसिड से बनते हैं, फैटी मटेरियल। हमारा सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और अब हमारी जो टेक्निक्स इसके अंदर अपने यूज़ करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को, तो वो कौन सी टेक्निक होती हैं? एक तो टेक्निक होती है अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन, मेनली यूज़ होती है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होती है। उसमें से कैसे सेपरेट होते हैं ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स। अब डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक मटेरियल है हमारे। और केमिकल कंपोजिशन क्या है हमारी बॉडी में? प्रोटीन की सबसे ज़्यादा प्रोटीन है 17%, फैट है 13.8%, कार्बोहाइड्रेट है 1.5%, वाटर है 61.6%, मिनरल है 6.1%। ये केमिकल कंपोजिशन हमारी बॉडी की है। सबसे पहले न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। और ये न्यूक्लियस भी ट्रांसक्रिप्शन साइट है, जहाँ पे डीएनए बनता है उसकी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। डीएनए जो प्रोसेस है सिंथेसिस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो साइट वो कौन सी है? न्यूक्लियस। और ये मार्कर का मतलब क्या होता है? अगर न्यूक्लियस की पहचान करनी है तो इसके अंदर सबसे पहले डीएनए के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे हमें डीएनए की अगर कोई केमिकल ऐसा डालेंगे अपने जो वो डीएनए को हाईलाइट कर दे, या फिर कोई डाई ऐसे डालें वो उसको हाईलाइट कर दे, और हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये पता लग जाएगा कि हाई कंटेंट ऑफ डीएनए है, तो मतलब यहाँ पे ये सेल का न्यूक्लियस है। और माइटोकॉन्ड्रिया में मार्कर है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है, इसलिए इसका मार्कर ये है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या? साइट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल होती है जो ग्लाइकोलिसिस के बाद होती है। वो डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आएगा अभी। प्रोटीन ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में आएंगे ये। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इसके अंदर होती है, इसकी डिटेल भी हम आगे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे। यूरिया साइकिल होती है, फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। और लिपिड्स में जब नए चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सारे उसके अंदर आएंगे। और राइबोसोम कहाँ होता है? अपने साइटोप्लाज्म में सेल के। हैज़ हाई कंटेंट ऑफ आरएनए, आरएनए का हाई कंटेंट होता है। और साइट ऑफ क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस है। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरए इनटू प्रोटीन, ये पूरी जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन, जो एमआरए पे होती है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है उससे, आरएनए से। इसका राइबोसोम का मार्कर क्या हो गया? आरएनए, क्योंकि हाई कंटेंट ऑफ आरएनए होता है तो इसका मार्कर आरएनए होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मार्कर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और ऑक्सीडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स। ये दोनों चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं। और इसका मार्कर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो मेजर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। लाइसोसोम का मार्कर क्या है? एसिड फॉस्फेटेस। ये इसके अंदर एंजाइम होता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेडेटिव रिएक्शन के लिए। लाइसोसोम होता है डिग्रेडेशन के लिए, हाइड्रोलाइसिस, सारे एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं इसके अंदर। और वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए। जो भी बैक्टीरिया हमारे अटैक करता है, इन्फेक्शन कोई भी होता है, तो बैक्टीरिया को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम काम आते हैं उनको कहते हैं डिग्रेडेटिव एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। एसिड फॉस्फेटेस उसमें से एक है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है लाइसोसोम में।
तो इसका मार्कर क्या होगा, एसिड फॉस्फेटेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम एटीपेज न्यूक्लियोटाइडेस ये एंजाइम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो सोडियम पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसके ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको ट्रांसपोर्ट, कौन से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर करना है, कौन से को नहीं करना, किसी को आउट करना है, किसी को इन करना है, तो ये सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, इनके थ्रू होता है। और उनको कौन गाइड करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। गोल्गी एपरेटस, इसका मार्कर है गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। वो इन्वॉल्व किस में होता है, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन को सॉर्टिंग करने के लिए, और ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन के लिए, और सल्फेशन रिएक्शन के लिए। तो इसका मार्कर है गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का मार्कर है कैटालेस। इसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है कैटालेस। और यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, ये भी इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ सर्टेन फैटी एसिड। जो फैटी एसिड जो डिग्रेड, जो अपने फैटी एसिड सिंथेसिस, फैट से जो डिग्रेडेशन से फैटी एसिड जो बनेंगे, तो उनका जो डिग्रेडेशन होगा वो कहाँ होगा, पेरोक्सिसोम में। कौन से एंजाइम से, कैटालेस से। और हाइड्रोजन प्रोडक्साइड का जो डिग्रेडेशन होगा वो भी इसी में होगा। साइटोस्केलेटन हैज़ नो स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर्स। साइटोस्केलेटन में साइटोसोल का क्या है, मार्कर इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस साइट ऑफ एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। साइटोसोल का मतलब जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी सारी जगह होती है सेल को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है और फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। मार्कर क्या है उसका, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। और मेथड है क्या, कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं हमने, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेनली यूज़ होता है टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंजाइम्स एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, एंजाइम की स्ट्रक्चर जानने के लिए मेनली यूज़ होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अपने मेनली अपना चैप्टर हो गया ये। और नेक्स्ट चैप्टर है अपना ये अपना कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ह्यूमन बॉडी। और ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बॉडी के लिए क्या है, ग्लूकोज। ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। इट इज़, ये डिराइव्ड कहाँ से होता है, ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन की जो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन जब बनता है, और वो जब हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है मेजर कार्बोहाइड्रेट्स में फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है फॉर स्टोरेज, जब चाहिए होगा तो फिर वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। और अगर ग्लूकोज राइबोज की फॉर्म में अगर बॉडी में स्टोर हो रहा है तो उसको वो किस काम में आएगा, फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। आरएनए डीएनए उसमें राइबोज शुगर चलती है, आरएनए बनाने के लिए राइबोज शुगर लगती है। और ग्लैक्टोज किस काम में आएगी, फॉर फॉर्मिंग लैक्टोज ऑफ मिल्क। कंपाउंड लिपिड्स बनाने में काम आएगी और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में काम आएगी। तो ये मेनली तो अपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे अभी। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में क्या आता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये। और एल्डोज और कीटोज हो सकते हैं, ये ट्राइओजेज हो सकते हैं, टेट्रोजेज हो सकते हैं, पेंटोजेज हो सकते हैं, हेक्सोजेज हो सकते हैं। ये मेनली इनके पेंटोजेज हेक्सोजेज क्यों कहते हैं इनको, ये मेनली कार्बन कितने कितने प्रेजेंट है इसमें उसके उस पर डिपेंड करता है। अगर 5 हैं तो पेंटोजेस, अगर 6 हैं तो हेक्सोजेस, 3 हैं तो ट्राइओजेस, 4 है तो टेट्रोजेस।
और एल्डोज और कीटोज, अगर एल्डोज ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो CHO ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डोज, कीटोज तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो। और एक एल ग्लूकोज होती है, एक डी ग्लूकोज होती है। एल ग्लूकोज क्यों कहते हैं उसको, जो OH ग्रुप होता है ना इसके अंदर केमिकल फार्मूले में, OH ग्रुप नेक्स्ट टू द टर्मिनल कार्बन इन लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड में होएगा अगर OH ग्रुप तो वो एल ग्लूकोज होएगी। और डी ग्लूकोज में राइट साइड पे होएगा OH ग्रुप। अल्फ़ा ग्लूकोज में OH ग्रुप जो है वो रिड्यूसिंग कार्बन पे होएगा ऑन राइट साइड। बीटा ग्लूकोज में OH ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड होगा। और सुक्रोज किससे बनी होती है, ओलिगोसैक्राइड है। ये ओलिगोसैक्राइड कौन से होते हैं, जिसमें 2 to 10 सिंपल शुगर होती है और मोनोसैक्राइड है, उनको ओलिगोसैक्राइड कहते हैं। जैसे अपने सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये डाइसैक्राइड है। एक होती है रेफिनोज, वो ट्राइसैक्राइड होती है। तो ये ओलिगोसैक्राइड्स हो गए। ये सब सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज किससे बनी है, अल्फ़ा ग्लूकोज से और बीटा फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे बनी है, अल्फ़ा अल्फ़ा ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे बनी है, बीटा ग्लैक्टोज एंड अल्फ़ा ग्लूकोज। सेलुलोज किससे बनी है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेलुलोज है पॉलीसेक्राइड, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ग्लूकोज अटैच होती हैं। और किससे अटैच होती हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और इसमें एग्जांपल क्या है इसका, स्टार्च। स्टार्च दो तरह के होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज तो स्ट्रेट चेन होती है और एमाइलोपेक्टिन होती है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन किससे बनी होती है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और ब्रांच चेन किससे बनी होती है, अल्फ़ा 1,4 स्ट्रेट एंड अल्फ़ा 1,6 ब्रांच। एक तो स्ट्रेट चेन होती है इसके अंदर, एक ब्रांच चेन होती है। स्ट्रेट चेन तो अल्फ़ा 1,4 से बनी होती है। स्ट्रेट चेन अल्फ़ा 1,4 अल्फ़ा 1,4 वन फर्स्ट नंबर कार्बन एक ग्लूकोज का और फोर्थ नंबर कार्बन एक ग्लूकोज का मिलके ये स्ट्रेट चेन बना देते हैं। और फर्स्ट नंबर कार्बन एक ग्लूकोज का और 6 नंबर कार्बन सेकंड थर्ड वन ग्लूकोज का अगर जुड़ते हैं तो क्या बनेगी, ब्रांच बनेगी नीचे। और ये जो इसमें होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होती हैं ओनली, स्ट्रेट होते हैं ये सिर्फ एमाइलोज। हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर इन आयोडीन टेस्ट ऑफ स्टार्च। ये जो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना स्ट्रेट चेन वाली, ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टार्च के ब्लू कलर के लिए इन आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट मेन टेस्ट होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है ना, ये स्ट्रेट चेन वाली, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आयोडीन के लिए, टेस्ट के लिए ऑफ स्टार्च कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन ब्रांच सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, मोर ब्रांचेस देन एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन की तरह ही उसके अंदर दोनों होंगी, अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 ब्रांचेस होंगी, पर इसके अंदर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होंगी ग्लाइकोजन में। ऐसे ही डेक्स्ट्रिन है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू मोनोसेक्राइड। अगर स्टार्च का अपने हाइड्रोलिसिस करें, उसको ब्रेक डाउन करें, तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे अपने, अमाइलो डेक्स्ट्रिन। ब्लू कलर का है। और एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन रेड कलर का है। और एक्रोडेक्स्ट्रिन नो कलर। ये तीन तरह के प्रोडक्ट इसने बताए हैं, अमाइलोडेक्स्ट्रिन, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन और एक्रोडेक्स्ट्रिन, जिसका कोई कलर नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, सलाइवरी एमाइलेज ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके डाइजेशन के लिए। एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज हमारे सलाइवा में, जहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही, उसके अंदर सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये कहाँ एक्ट करता है,
एक तो ये एक्टोन अल्फ़ा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो स्ट्रेट लिंकेज है उसके ऊपर एक्ट करता है। और कहाँ एक्ट करता है? एक्टोन कुकड स्टार्च, जो अपने कुकड स्टार्च खाते हैं ना, हमारे जो चपाती खाते हैं उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। तो वो जो अगर राइस खाते हैं उसमें भी स्टार्च है, कुकड है वो, मतलब उसके ऊपर ही एक्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज, और उसके ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट लिंकेज की। माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का। पेनक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट ऑन अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड एक्ट ऑन नेटिव स्टार्च। नेटिव स्टार्च मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ स्टार्च होता है, जो कुकड करके नहीं खाया हुआ है अपने वैसे ही लिया हुआ है स्टार्च, नॉर्मल जैसे है, रॉ कहते हैं उसको। जैसे कि हम सैलड वगैरह लेते हैं उसके अंदर भी थोड़ा बहुत स्टार्च प्रेजेंट होता है जिसमें, या फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो वो होता है रॉ स्टार्च, कुकड नहीं है वो एक्ट ऑन अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, पेनक्रियास से रिलीज होता है इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और एक्ट ऑन नेटिव स्टार्च। तो ये स्टार्च के बारे में एक बार दोबारा देख लो। ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो तरह का स्टार्च है। एमाइलोज तो है स्ट्रेट चेन, एमाइलोपेक्टिन है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन किसकी बनी होती है? अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। एमाइलोपेक्टिन किसकी बनी होती है? अल्फा 1 फॉर स्ट्रेट चेन है, और अल्फा 1 6 है उसकी ब्रांच चेन। दो तरह की चेन ही होती हैं। अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टार्च के टेस्ट के लिए, क्योंकि इस पर इसकी अल्फा 1 4 की वजह से ही ब्लू कलर आता है। अब चाहे एमाइलोज हो चाहे एमाइलोपेक्टिन हो, दोनों में अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट जो होगा ना कार्बोहाइड्रेट का, ये दोनों ही देंगे, क्योंकि अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों में प्रेजेंट है। एक होते हैं होमोपोलीसेक्राइड्स, जिसके अंदर एक ही तरह के जो ग्लूकोज होती है ना वो अटैच होती है, एक ही तरह की, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रिन। सेलुलोज में क्या होती है? लीनियर चेन ऑफ द डी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, रेजिड्यूज लिंक टुगेदर टू फॉर्म द अल्फा 1 4, ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच होती है। और जैसे सेलुलोज में होती है बीटा 1 4, और अपने स्टार्च में होती है अल्फ़ा 1 4। स्टार्च किस किस में प्रेजेंट होता है? वीट में, राइस में, पोटैटो में मेनली प्रेजेंट होता है। और अल्फ़ा 1 4 लिंकेज से ये बना होता है ग्लूकोज मोलिक्यूल से। और ग्लाइकोजन, ये रिजर्व कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसको, ग्लाइकोजन को। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से जो बनता है वो क्या बनता है? ग्लाइकोजन, वो स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर। कहाँ कहाँ स्टोर होता है? लीवर में, मसल्स में मेनली। और जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कैटाबॉलिज्म होकर उसका, ग्लाइकोजन से क्या बन जाता है? ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होती है? अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक होती है लिंकेज इसमें चेन, और अल्फ़ा 1 6 होती है ब्रांच में। और डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिन मैंने बताया था जैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही है ये, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च करते हैं जब मोनोसेक्राइड्स के अंदर, तब अमाइलोडेक्सट्रिन बनता है, एरिथ्रोडेक्सट्रिन बनता है, एक्रोडेक्सट्रिन बनता है। ये तो हैं सारे होमोपोलीसेक्राइड, क्योंकि इसमें एक ही तरह की ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, चेन्स में भी ब्रांचेस में भी। एक होते हैं हेटेरोपोलीसेक्राइड। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसका एग्जांपल है एक तो हाइलुरोनिक एसिड, ये कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट है हाइलुरोनिक एसिड। इसके अंदर ग्लूकोजामिन और ग्लूकोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसमें मॉडिफाइड ग्लूकोज कह सकते हैं अपने अटैच होती हैं। एक तो सिंपल ग्लूकोज अटैच होती है, जैसे अपने स्टार्च में, सेलुलोज में देखा कि उसमें सिंपल ग्लूकोज अटैच है। इसमें होती है मॉडिफाइड ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के अंदर कभी नाइट्रोजन मोलिक्यूल लगा होगा या ग्लूकोज के बाहर नाइट्रोजन मोलिक्यूल लगा होगा। इसका एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड। वो कनेक्टिव टिश्यू में एक कंपोनेंट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, वो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और ग्लूकोरोनिक एसिड से। ऐसे हिपारिन होता है जो ब्लड एंटीकोएगुलेंट है। ऐसे कई एग्जांपल हैं इसमें।
अब बस ये चैप्टर कंप्लीट अभी नहीं हुआ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसका डाइजेशन कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का। थैंक यू।